आज कुछ वैसे टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए आपको फायदेमंद होगा। ये नहीं कि एग्जाम के समय हाय तौबा मचाने की जरूरत होती है। स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस अपने हर प्लेटफॉर्म पे यही बोलता है कि आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। जैसे आप रोज खाना खाते हैं उसी तरह रोज पढ़ना भी है, तभी कुछ हो सकता है। तो आज हम जो टॉपिक पे बात करने सबसे पहले हम जो जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमने लिखा सुशासन दिवस। एक्सप्लेन करेंगे बाद में। सुशासन दिवस। दूसरा टॉपिक है स्थिति और विस्तार। स्थिति व विस्तार। तीसरे टॉपिक है मिट्टी। चौथा टॉपिक है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। पांचवा टॉपिक है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। छठा टॉपिक है दादा भाई नेरोजी। उस तरह से पढ़ना है ताकि आपका लगे कि हम परफेक्टली डेप्थ में जाकर पीटी के लिए पढ़ रहे हैं। आप फैक्ट याद करके पीटी नहीं निकाल सकते हैं, रट के आप पीटी नहीं निकाल सकते हैं जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए सबसे पहले चाहिए कि आपको डेप्थ में किसी भी चीज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हर बार हम यही चीज बोलते हैं। तो आज अलग अलग इसलिए टॉपिक आपके सामने रखे हैं बहुत दिनों के बाद, ताकि आप समझ सकें कि आपको इस बाउंड्री के अंदर कैसे रहना है। अगली टॉपिक पे हम बात करेंगे 1893। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है 1893, और कई बार हम इस चीज को पढ़ा भी चुके हैं और आप देख भी लीजिएगा कि यहाँ से बीपीएससी इस बार भी क्वेश्चन पूछी, और कैसे पूछी आप खुद देखिएगा। अभी हम तुरंत इस पे बात करेंगे। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिन, उन्नीस सौ पांच से 1912, 1920 से 1922, 1930, 1940 से 1942, 1940 से 1942, ग्रह, हाई कोर्ट, योजना आयोग, ऑब्लिक नीति आयोग, ये आप लोग क्या ड्रामा करते हैं जी? फिर या तो क्लास में इन कीजिए, नहीं तो वहां से वापस लौटिए। डिस्टर्ब दूसरे को नहीं कीजिए। चलिए जल्दी जाइए क्लास के अंदर। हम एक को नहीं बोलते, हम सबको बोलते हैं।
आप लोग के पास समय बहुत है, मेरे पास नहीं है। उसके बाद अकाल आयोग, अनुसूची, अनुसूची, मोबाइल को वाइब्रेट कीजिए आप लोग। अनुसूची और बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति, ये ऐसे टॉपिक हैं जिसको डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे और इस हिसाब से पढ़ेंगे। इसमें हम अभी साइंस का पोर्शन नहीं के बराबर किए हैं, नहीं है, साइंस है ही नहीं। फिर कभी वैसा होगा तो केवल साइंस के टॉपिक आपके सामने लिख कर लाएंगे और आप खुद देख लीजिए कि मेरे पास भी कुछ नहीं है, सिर्फ टॉपिक लिखा हुआ है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप कितने डेप्थ में जाकर पढ़ते हैं। और फैक्ट से बचिए। फैक्ट रट के आप सोचते हैं कि पीटी में परफॉर्म कर लेंगे तो अब वो पहले वाली बात नहीं रही। आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने ये टॉपिक लिखा सुशासन दिवस, इस पे हम बात करेंगे। फिर हमने लिखा स्थिति और विस्तार, मिट्टी, बाल गंगाधर तिलक, सरोजिनी नायडू, दादा भाई नेरोजी, 1893, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिन, 1905 से 1912, 1920 से 1922, 1930, 1940 से 42। उसके बाद हमने ग्रह के बारे में लिखा, हाईकोर्ट के बारे में, योजना आयोग ऑब्लिक नीति आयोग, अकाल आयोग, अनुसूची, बौद्ध संगीति और अभी एक चर्चा में विषय में बना हुआ है राज्यसभा। राज्यसभा, तो मेरा प्रयास है, राज्यसभा को तो फिर हम कई बार पढ़ा चुके हैं। ठीक है, क्यों चर्चा है, क्या है, उस पर भी समय बचेगा तो बात करेंगे। तो चलिए अब 1 बाय 1 एक एक पेज में, एक पेज में 2 टॉपिक से ज्यादा आप लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक पेज में। और इसके लिए आप अलग से भले ही बोलें कि कॉपी जो हम मिसलेनियस पढ़ा देंगे उसको कॉपी अलग रखेंगे और एग्जाम के समय उसको जाके आप एक बार देखकर जाइएगा, क्योंकि इसमें फिर हम लोग साइंस इन्वॉल्व करेंगे आने वाले समय में। फिर उसी तरह कुछ है और भी जो संगठन है उस पर बात करेंगे। तो दोनों तरीके से हम लोग को चलना है। ठीक है, दोनों तरीके से हम लोग को चलना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सुशासन दिवस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सुशासन दिवस के बारे में। ध्यान से सुनिएगा सुशासन दिवस के बारे में। ठीक है, हो गया ना, इरेज कर दें। चलिए, चलिए, मेरे आदर्श और उन्हीं के रास्ते पे मेरा प्रयास रहता है कि हम चलने की कोशिश करें। और यहाँ से हम उनको सत सत नमन कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 2014 में इनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। तो हम ये जरूर बोलेंगे यहाँ से सरकार को कि सुशासन दिवस आप लोग मनाते हैं तो आप सुशासन को समझिए अच्छे से। छात्रों के साथ कुशासन वाला व्यवहार न करें, नहीं तो उनको भी दुख होगा कि मेरा सुशासन दिवस मनाने वाली पार्टी छात्रों के साथ नाइंसाफी कर रही है। तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पे। कई लोगों को दिक्कत होती है कि हम जब जब बोलते हैं तो हम उनको वाजपेयी जी ही बोलते हैं। वो आपकी अपनी भावना हो सकती है, आप क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, लेकिन हम जब भी पढ़ाते हैं तो हम वाजपेयी जी ही बोलते हैं क्योंकि वो मेरे आदर्श हैं। 25
दिसंबर 2014 को पहला सुशासन दिवस इनके 90वें जन्म दिवस पे मनाया गया था। 23 दिसंबर 2014 को घोषणा की गई थी। ठीक है, 23 दिसंबर 2014 को घोषणा, क्लास स्टार्ट है। 23 दिसंबर 2014 को घोषणा की गई थी और 25 दिसंबर को पहली बार सुशासन दिवस मनाया गया। 25 दिसंबर को एक और हमारे लिए जो हस्ती हैं और आज उन्हीं के बदौलत पूरे विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग नाम जो कमा रहे हैं, BHU के एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने किया था, मदन मोहन मालवीय, उनको भी मेरा सत सत नमन। इन दोनों महान विभूतियों को केंद्र सरकार के द्वारा 2014 में भारत रत्न से नवाजा गया था। आपसे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। सबसे पहले कि सुशासन दिवस किस तिथि को मनाते हैं, तो 25 दिसंबर को मनाते हैं। कब से मना रहे हैं, तो 2014 से मना रहे हैं। वाजपेयी जी की कौन सी जयंती से ये मनाया जा रहा है, तो 90वीं जयंती से हम लोग मना रहे हैं। इस चीज को याद रखिएगा। ये तो रहा आज का टॉपिक, गुड गवर्नेंस डे के बारे में। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी को और मदन मोहन मालवीय जी को यहां से हम नमन करते हुए क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और हेडिंग बनाएंगे स्थिति और विस्तार। स्थिति व विस्तार यानी किसकी स्थिति और विस्तार, तो भारत की स्थिति और विस्तार। ध्यान से सुनिएगा, एकदम आराम आराम से। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि भारत कहां है, तो ये उत्तरी अक्षांश। आगे हम देखेंगे यह दक्षिण एशिया का एशियाई देश है। यह दक्षिण एशिया में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया में अवस्थित है। तो आप खुद यहां सोचिए कि दक्षिण एशिया में जो अवस्थित है, ठीक है, तो दक्षिण एशिया के लिए एक संगठन बनाया गया था, जिसका नाम है सार्क, SAARC। ठीक है, सार्क। तो सार्क का जो गठन किया गया था वो दक्षिण एशिया में व्यापार और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ही इसका गठन किया गया था। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी? 8 दिसंबर 1985। और कहाँ किया गया था? ढाका में। लेकिन अगर इसके सचिवालय की बात करेंगे तो इसका सचिवालय है काठमांडू। देखिए कहाँ से क्वेश्चन को हमने कनेक्ट किया। भारत दक्षिण एशिया में अवस्थित है, यानी दक्षिण एशियाई देश है भारत, और दक्षिण एशियाई देश को एक व्यापार और समन्वय कोऑर्डिनेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही 8 दिसंबर 1985, 7-8 दिसंबर को बैठक होती है और 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में
इसकी बैठक की जाती है। शुरू में इसमें 7 देश थे, लेकिन इसका 8वां जो देश बना वो अफगानिस्तान बना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सार्क का अंतिम देश, सार्क का 8वां देश, तो अ से अंतिम, अ से 8, अ से अफगानिस्तान, ये याद रखेगा। अ से अंतिम यानी 8वें देश की अगर हम बात करेंगे, देखिए हमने बोला 7-8 दिसंबर को इसकी मीटिंग होती है। देखिए कितना अच्छा संयोग माँ सरस्वती मेरे लिए कर दी कि बच्चे को एकदम आराम से सिखा दो। कैसे सिखा दो? 7-8 दिसंबर। पहले सार्क में कितने देश? 7, बाद में कितने हो गए? 8। 8वां देश अफगानिस्तान, अंतिम देश अफगानिस्तान। याद करने के तरीके होते हैं। आप एकदम जैसे मस्ती में किसी चीज को कहते हैं आह बहुत टेस्टी है, खाते हैं स्वाद के लिए, तो उसी तरह पढ़ाई को भी अगर आप टेस्ट लेकर करेंगे तो फिर आप आगे बढ़िएगा। हम लोग बर्डन लेकर पढ़ते हैं, जिसके कारण से दिक्कत आती है। ठीक है, तो अफगानिस्तान 8वां देश है। ठीक है, अफगानिस्तान 8वां देश है, या अंतिम देश बोलेंगे या फिर 8वां देश बोलेंगे। चलिए, तो अब सार्क में कुल देशों की संख्या 8। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, यानी हम भारत पे आ गए। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट। ओवरऑल देखेंगे तो कहीं ना कहीं 30 डिग्री का अंतर पाया जा रहा है। 30 डिग्री का अंतर देखने को मिल रहा है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र यानी गुजरात में सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर, तो सबको मालूम है 30 डिग्री। 30 डिग्री के कारण ही, यानी 3 चौका 12, 120 यानी 2 घंटा, यानी एक मिनट को हम लोग क्या एक करते हैं, जैसे जैसे आप बढ़ते हैं पूरब की तरफ तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, तो 4×3=12 करेंगे तो 120, और 120 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 30। तो पूरब में क्या है? अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में क्या है? गुजरात। यानी बढ़ते जाएगा 2 घंटा, क्या हुआ, यानी वो एक डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, और 4 मिनट के हिसाब से वो बढ़ते गया, तो 2 घंटा लग रहा है ना। सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर है, तो 2 घंटा इक्वल टू कितना मिनट? 120, और 120 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये याद रखेगा। तो ये देखिए एक प्रॉक्स कहीं ना कहीं ये 30 डिग्री का अंतर यहां देखने को मिलता है। आगे हम बात कर रहे हैं, इसको हम एकदम ब्रीफ में लेकर चल रहे हैं ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। अब भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। सबको मालूम है 8 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। इसकी स्थापना जो की गई थी, यानी दोनों का जो स्थापना तो पहले हुआ, विलय जो किया गया दादरा नगर हवेली और दमन दीव का, ये किया गया था 26 जनवरी 2020 को। ये याद रखिएगा, 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया, जिससे वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 8। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन? तो आप लोग लगा के आ जाते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख। सोचने का विषय है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को बना, और ये दोनों अलग अलग थे, और दोनों को एक कर दे तो नया हो गया कि नहीं हो गया? दोनों को एक किए तो नया हो गया। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव है। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे कर्क रेखा के बारे में। याद रखिएगा कर्क रेखा के बारे में, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब ये कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ये 8 राज्यों से होकर जो गुजरती है, याद रखिएगा, तो सबसे पश्चिम में गुजरती है गुजरात से। सबसे पश्चिम में गुजरती है गुजरात से। याद करने का तरीका है, ये याद रखेंगे। तो 8 राज्य, यानी ये भारत के बीचों बीच राज्य से होकर गुजरती है, बीचों बीच से होकर गुजरती है, जिसको हम लोग लिखते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कह सकते हैं कर्क रेखा। अब ये 8 राज्य कौन है भाई? तो सबसे पश्चिम में गुजरती है गुजरात से। ऐसे याद करेंगे, सबसे पश्चिम में गुजरती है गुजरात से।
गुजरात के बाद ध्यान रखेंगे गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। अब यहाँ पे आपसे यमोत्तर रेखा पूछेगा, यानी 82.5 डिग्री, तो वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, सिचुएटेड कहाँ है, तो वो सिचुएटेड है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। गुजरती कहाँ से है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो कर्क रेखा और यमोत्तर रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, दोनों। तो कर्क रेखा भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यमोत्तर रेखा भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्वेश्चन आपसे इसी तरह से पूछे जाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक? अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी में हम बात करेंगे क्षेत्रफल के। अभी हम लोग स्थिति और विस्तार टॉपिक ही पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल देखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर मिलियन में कहेंगे तो सबको मालूम है 3.28। अगर कुल भूभाग का देखेंगे तो 4.2%। और क्षेत्रफल में भारत का स्थान देखेंगे तो 7वां। ये याद रखेंगे, क्षेत्रफल में भारत का स्थान देखेंगे तो 7वां। वहीं अगर राज्यों में देखेंगे कि राज्य में पहला स्थान किसका है, तो राज्य में राजस्थान, और बिहार का स्थान देखेंगे तो बिहार का स्थान 12वां। बिहार का स्थान देखेंगे तो 12वां। और बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हुआ? ये याद रखिएगा, इस तरह से आपको करना होगा। उसी तरह आप देखेंगे जनसंख्या में, देखिएगा तो जनसंख्या में भारत का भी तो क्या स्थान हो गया है, पहला हो गया है। ठीक है, पहला हो गया। पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि जनसंख्या और क्षेत्रफल में भारत से पहले कौन है, तो जनसंख्या और क्षेत्रफल में पहले भारत से पहले कौन था, चीन। लेकिन अब क्षेत्रफल में भारत से पहले पूछा जाएगा। ठीक है, जनसंख्या में तो रहेगा नहीं, तो क्षेत्रफल से भारत से पहले तो अब 6 देश आ गए। अब तो 6 देश आ गए, पहले कंबाइंड करके पूछता था जनसंख्या और क्षेत्रफल, लेकिन अब तो जनसंख्या में भारत का स्थान क्या हो गया है, प्रथम हो गया है। जनसंख्या में भारत का स्थान अब प्रथम हो गया है, इसलिए अब क्षेत्रफल में ही पूछा जाएगा। तो भारत 7वां है और क्षेत्रफल में भारत से पहले कितने देश, 6। अब यहाँ पे आपसे जो जनसंख्या में पूछेगा तो लगभग 17.5% की जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगर राज्य में देखेंगे तो राज्य में सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश। पहला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन है, महाराष्ट्र। और तीसरा कौन है, बिहार। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, मेन होता है क्वेश्चन को क्लिक करना कि क्वेश्चन आखिर आयोग कैसे पूछ सकता है। और ये तो हम बार बार बोलते हैं कि कोई भी आयोग हो, क्वेश्चन तो यहीं से जाएगा। ठीक है, ये हम YouTube पे भी अपलोड करने जा रहे हैं। जो लोग सुन भी रहे होंगे वो लोग समझ जाएं, क्योंकि ये एक दिन का नहीं है। शुरुआत जो होती है वो 0 से होती है, दोबारा जो होती है वो अनुभव से होती है। तो आज भी हम आपसे ज़्यादा पढ़ते हैं, ये आप लोग को भी पता है, और इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको बेस्ट दिया जा सके। जो मेरा होना था वो हो गया, अब इसमें कुछ नहीं, हमें जो बनना है हम बन गए। अब आपकी बारी है, और इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि आयोग को समझिए कि आयोग कैसे क्वेश्चन सेट कर सकता है। तो आयोग
क्वेश्चन सेट करने का आयोग में देखिए होता क्या है, जो सक्सेस किया उधर, जो अनसक्सेस है वो इधर, लेकिन वो कितने सक्सेस स्टोरी लिखता है वो खुद जो बैठते हैं क्लास में उनको पता है, क्योंकि उनके लिए तो रोज नया हो गया ना, रोज उनको नया वर्क करना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से अब आप यहां पे आपका ऑप्शन रहेगा 3, 12, 12, 3। अब कंफ्यूज कर गया, ऑप्शन भी ऐसा ही रहेगा। हमने बोला क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान क्रमशः कौन सा है, तो क्या हो जाएगा 12 और 13। अगर वहीं जनसंख्या रहता तो 3 और 12। आप लोग गलती करते हैं ना, ये सब झूठ नहीं बोलिएगा, ये वही बता सकता है जो वहां से वापस आया है और किन कारण से आया है। बाकी तो हम लोग कहते हैं हम उनको बुला के पढ़ाते हैं कोचिंग में, हम उनको बुलाते हैं उद्घाटन में, हम उनको बुलाते हैं उद्घाटन में। स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस और प्रज्ञान जीएस सेंटर कभी उद्घाटन किया ही नहीं। माँ सरस्वती का फोटो रखा, माँ से आशीर्वाद लिए, दिया जलाए, धूप जलाए, बच्चा बैठ के पढ़ो, हो गया स्टार्टिंग। लोग कहता है कि ऐसे ही कोचिंग खोला जाता है, तो कैसे खोला जाता है। तो ये लाइफ का ये पार्ट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग क्या रट लेते हैं। अब आपसे तो क्वेश्चन यहां पे पूछा गया कि क्वेश्चन तो सही पूछा गया, आप बोले सर हम कंफ्यूज कर गए, दोनों ऑप्शन ऐसा दे दिया। और एक ऐसा लड़का वर्ड बोलता है, लगता है कि अरे बाप सर कंफ्यूजिया गए। ये कौन हो गया जी कंफ्यूजिया गए, कैसे कंफ्यूजिया गए। आता है मेरे यहाँ लोग, सर कंफ्यूजिया गए, ऐसे ऐसे पूछ दिया। और ये कंफ्यूजियाना और कंफ्यूजन, और यानी आप में वो क्षमता नहीं है, आप डेप्थ तक नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हैं। और बार बार हम बोलते हैं क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, आपके समय आपके सफिशिएंट हैं, आप 2 बार पढ़िए क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान क्रमशः कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो 3 और 12, क्षेत्रफल और जनसंख्या पूछेगा तो 12 और 3। अभी तो आपको लगता होगा सर ये क्या बता रहे हैं, हम लोग को तो याद है। लेकिन जब आप एक बार गलती, 2 बार, 3 बार गलती करके आते हैं, तब आपको लगता है कि नहीं ये सर क्यों बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ रहे हैं। अब देखेंगे, अब हम लोग बात कर लें थोड़ा सा लिंगानुपात के बारे में, सेक्स रेशियो के बारे में। भारत में जो सेक्स रेशियो है 943/1000, बच्चा 57 लोगों की ब्याह नहीं होने जा रही है। अब जिसमें एक एग्जांपल आप देते हैं किसका, अब हमको ही मालूम है, ठीक है, मेरा भी दे देते हैं, तो वो तो बात सही है। तो 943/1000। अब बिहार का पूछेगा तो 918 बच्चा बिहार में तो और कंडीशन खराब है, 82 लोगों का ब्याह नहीं होने जा रहा है, 82 लोगों की शादी नहीं होने जा रही है, उसमें भी एग्जाम्पल दे दीजिए। अब ठीक है भाई, आप एग्जाम्पल दिए वो तो बात की बात है। अब आपसे देखिए कहां पे चूक होती है, कहां पे चूक होती है। आपसे पूछा गया कि बिहार का लिंगानुपात राष्ट्रीय आंकड़ा से कितना कम है, आप सीधे करके आगे 82, जो गलत हो गया। राष्ट्रीय आंकड़ा क्या कह रहा है 943 ना, आप क्या कैलकुलेट कर दिए 1000 पे, आपने कैलकुलेट कहां किया 1000 पे, जबकि आपका क्या है डाटा। अब सुनेंगे ध्यान से, राष्ट्रीय आंकड़ा से, राष्ट्रीय आंकड़ा मेरा कितना है 943, बिहार का आंकड़ा कितना है 918, क्लियर। अब राष्ट्रीय आंकड़ा से कितना कम हो गया, गुड 25। अब ये राष्ट्रीय आंकड़ा से बिहार का लिंगानुपात कम है, ज्यादा है, बराबर है या कुछ नहीं। क्वेश्चन चेंज किए तो कैसे कंफ्यूज कर गए आप लोग। राष्ट्रीय आंकड़ा से बिहार का लिंगानुपात क्या है, कम है, ज्यादा है, अपरिवर्तित है या इनमें सभी। कम नहीं है जी, ये है 943, ये है 918, कम है कि नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगली बार ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी तरह शिशु लिंगानुपात पूछेगा तो बिहार का है 935 के आसपास और राष्ट्रीय आंकड़ा हमको लग रहा है कि 918 के आसपास है। शिशु लिंगानुपात किसको बोलते हैं? 0 से 6। ये इतना शानदार टॉपिक है, स्थिति और विस्तार, पूरा आपका जीएस का पार्ट आ जाएगा इसमें पूरा। लेकिन हम लोग कैसे करते हैं स्थिति और विस्तार? सर पढ़ लिए स्थिति और विस्तार, आप देखिए 9th क्लास की बुक देखिए, पढ़िए, उसमें एक एक चीज को, और वो भी नहीं हो रहा है तो एनसीईआरटी छोड़ दीजिए। अब बिहार सरकार की जो किताब है 9th क्लास की ज्योग्राफी, आप लोग को तो स्कूल में होगा, स्कूल में आप देखिएगा सरकारी स्कूल में जो लोग पढ़ा रहे हैं उनके पास होगा, और वो देखिए कितना अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो वर्क तो करना पड़ेगा, वहीं से सारा चीज है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलेंगे। उसी तरह साक्षरता पे आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक टॉपिक और इसमें हम बता दे रहे हैं, स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश। भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश, तो सबको मालूम है बचपन में एमबीए, ठीक है, बी से बांग्लादेश, सी से प से गजब हाल है, न से नेपाल, म से म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश, लगभग 4200 किलोमीटर के आसपास है, और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान, लगभग 106 से 8 किलोमीटर। ठीक है, 108 लिख दे रहे हैं। ये याद करने का तरीका है बचपन में एमबीए। ठीक है, यानी 7 जो है स्थलीय सीमा इस तरह से। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा, टोटल ओवरऑल क्या है? 15,200 किलोमीटर। अच्छा, अगर कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि भारत का तटीय भूमि कितना है, तो भारत की अगर तटीय भूमि की बात करेंगे, तटीय सीमा की बात करेंगे तो कितना? 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर तटीय सीमा में मुख्य ये देखेंगे, ये तटीय सीमा की बात करेंगे तो 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर हम लोग मुख्य भूमि की बात करेंगे कि मुख्य भूमि का क्या है, तो ये है 6100 किलोमीटर। तो कहिए कि सर इसमें अंतर क्या है? तो इसमें आपका इंक्लूड है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप। क्लियर हुआ? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। कोई दिक्कत यहां तक? तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, मिट्टी, हेडिंग बनाएंगे मिट्टी। मिट्टी यानी मृदा, मिट्टी यानी मृदा। हम लोग अभी तक कौन कौन से टॉपिक देख लिए? सुशासन दिवस और स्थिति और विस्तार। सुशासन दिवस कब से मना रहे हैं? 2014। वाजपेयी जी की 90वीं जयंती से हम लोग सुशासन दिवस मना रहे हैं, यानी 2014 से। आज किनकी जयंती है? यानी 25 दिसंबर को मदन मोहन मालवीय जो बीएचयू के संस्थापक थे, और कौन? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, इन दोनों महान विभूतियों को 2014 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार में अक्षांश, देशांतर, क्षेत्रफल पे बात किए, जनसंख्या पे बात किए, लिंगानुपात पे बात किए, स्थलीय सीमा पे बात किए, कर्क रेखा पे बात किए, यामुत्तर रेखा पे बात किए, सार्क पे बात किए। ठीक है, ए से ए आर सी, इसका फॉर्मूला क्या है?
अपनी एमबीबीएस। सार्क का फॉर्मूला क्या है? अपनी एमबीबीएस। ये पूरा आपको देश इसमें समाहित है अपनी एमबीबीएस में, ठीक है। यानी इसमें टोटल 8 देश अपनी, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, मालदीव, भूटान, श्रीलंका, ठीक है। बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, ये फॉर्मूला है अपनी एमबीबीएस। उसी तरह स्थलीय सीमा का हमने फॉर्मूला आपके सामने दिया, क्या? बचपन में एमबीए या बचपन में बीए, जो आप याद रखिएगा उसके हिसाब से। आगे हम बात कर रहे हैं मिट्टी। देखेंगे भारत में तो ऐसे मिट्टी कई तरह की पाई जाती है, कई तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 8 मिट्टियां हैं, लेकिन 4 से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले मिट्टी यानी मृदा के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। पेडोलॉजी कहा जाता है। उतना हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, ब्रीफ में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक है आपके सामने, आप तो खुद बोर्ड पे देखे हुए हैं, 19-20 टॉपिक है, उसको पढ़ाना है। तो सबसे पहले इसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं पेडोलॉजी, याद रखेंगे। इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें मिट्टी जो है वो 4, मुख्य रूप से हम 4 मिट्टी की बात करेंगे। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे, और जलोढ़ मिट्टी को जैसे ही हम बात करेंगे, आप बिहार में जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है आप यूट्यूब पे कमेंट्स करके मुझे बताएंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंध नदियों के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ जो बहाकर लाए जाते हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा के द्वारा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ जो बहाकर लाए जाते हैं, उससे मिट्टी का निर्माण होता है, यानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। स्वाभाविक है कि अगर ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है, उपजाऊ होगी, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जो भी मिट्टी जो अब बहाकर लाई गई तो ऐसा थोड़ी है कि ये सारी की सारी पूरी की पूरी उपजाऊ होगी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। लेकिन इसके भी 2 प्रकार होते हैं, इसके भी 2 प्रकार हैं। एक है खादर, जिसको बोलते हैं नई जलोढ़ मिट्टी, यानी नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोला गया। न्यू एलुवियल सॉइल, यानी नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं, क्योंकि जल यहाँ आसानी से पहुँचता है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी ओल्ड एलुवियल सॉइल, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ओल्ड एलुवियल सॉइल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बांगर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बांगर। ये याद रखिएगा। तो ये मिट्टी जो हुई, ये उपजाऊ हुई, ये अनुपजाऊ हुई, क्योंकि यहां जल आसानी से नहीं पहुंच पाता है। अब यहां पे और 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखेंगे। गेहूं और चावल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी गई, और कहा जाता है एंटी सॉइल मिट्टी। एंटी सॉइल, ऐसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है कि एंटी सॉइल जो मिट्टी जो बोला जाता है, ये एलुवियल सॉइल को ही बोलते हैं, यानी जलोढ़ मिट्टी को ही बोलते हैं। लेकिन एक बार आप लोगों को इसको कंफर्म होके देख के मुझे भी बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ मिट्टी का अध्ययन, पेडोलॉजी, ये पहला हुआ जलोढ़ मिट्टी। दूसरा है काली मिट्टी, जो काफी महत्वपूर्ण मानी गई, और यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं रेगुर मिट्टी, काली कपासी मिट्टी, काली कपासी मिट्टी, याद रखेगा, काली कपासी मिट्टी। इसको हम लोग बोलते हैं बेसाल्ट ज्वालामुखीय, यानी ज्वालामुखीय मिट्टी, ज्वालामुखीय मिट्टी। क्यों भाई? क्योंकि ये ज्वालामुखी से भी इसका निर्माण होता है, और बेसाल्ट के टूटने और फूटने से भी इस मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट के टूटने और फूटने, तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने और फूटने से मालवा वाला जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, जो मालवा का जो क्षेत्र है, उससे काली मिट्टी वाले क्षेत्र को माना गया, ये याद रखिएगा। मालवा यानी क्षेत्र जो कह सकते हैं पश्चिमी घाट, यानी जस्ट लाइक आप उसको ले सकते हैं महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, यानी मालवा वाला प्रदेश, ये याद रखिएगा। तो इसको हम लोग काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, क से काली और क से कपास, यानी काली मिट्टी किस के लिए उपयुक्त मानी गई? तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी गई। इसका दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। देखिए,
जहां इंग्लिश में याद करने का तरीका है, फॉर्मूला हम दिए आपको, जहां पे लगा कि नहीं उसको हिंदी में ही, कहता है लोग सर हिंदी नहीं समझ में आता। अरे भाई आप घर में रोटी मांगते हैं ना, घर में क्या मेरा जो हमारी जो भाषा है वो क्या है, सिंपल सा हिंदी है। तो आप कैसे, तो दोनों तरीकों से ही आपको पढ़ना है। जहां हमको इंग्लिश में लगा कि देना है तो फार्मूला के साथ उसको दे दिए, जहां पे वर्ड इंग्लिश का यूज होता है वहां हम तुरंत कर देते हैं कि यहीं से यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब आपको याद, अब देखिए आप कैसे याद कीजिएगा, कॉटन भुला जाइएगा, मजाक की बात नहीं है, एकदम आप भूल जाइएगा। तो ऐसे याद रखिए, क से काली, क से कपास, ठीक है। कॉटन भी याद रख सकते हैं, क से आता है कॉटन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम तीसरे की बात कर रहे हैं, लाल या पीली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी। अब ये लाल या पीली मिट्टी देखेंगे, ये मोटे अनाजों के लिए जानी जाती है, ज्वार बाजरा मोटे अनाज। और लाल रंग होने का कारण क्या है, आयरन ऑक्साइड। लाल रंग होने का कारण क्या है, आयरन ऑक्साइड। और भी बहुत सारा है, हम उस पर अभी जा नहीं रहे हैं, ठीक है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक है। ज्वार बाजरा किस क्षेत्र में होते हैं, सबको मालूम है, मोटे अनाज मैक्सिमम पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। अब लेटेराइट मिट्टी से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख लेंगे। तो लेटेराइट मिट्टी चाय कॉफी और मसालों के लिए जाने जाते हैं, मसालों के लिए जाना जाता है। तो जैसे अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आप खाते हैं जो कहते हैं ड्राई फ्रूट्स, वो भी क्या है, एक तरह से मसाला में ही है ना। तो लेटेराइट मिट्टी ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे स्थानों पर, जैसे इलायची ले लीजिए, जैसे आप चाय ले लीजिए, कहवा ले लीजिए, ये सब क्या है, ये लेटेराइट मिट्टी में ही ये इनका उत्पादन होता है। कोई दिक्कत यहां तक। तो मिट्टी में मुख्य रूप से आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आपसे पूछ देगा, ठीक है, कि काजू किस मिट्टी में पाया जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। काजू भी क्या है, एक तरह से काजू मसाला है। चाय या कॉफी पूछ देगा, ठीक है। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये मेन होता है, आप कितने उसको बारीकी से पढ़ते हैं, कितने कॉन्सेप्ट के साथ आप उसको पढ़ रहे हैं। चलिए, तो अभी तक हमने कौन कौन टॉपिक देखा, हम लोग कौन कौन से टॉपिक देखे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा, फिर से देख लीजिए, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाते हैं वाजपेयी जी के जन्मदिन पे। इसके बाद हम लोगों ने बात किया स्थिति व विस्तार, स्थिति और विस्तार में क्षेत्रफल से लेकर जनसंख्या तक हम लोगों ने देखा। अक्षांश देशांतर तो देखे ही, स्थलीय सीमा भी देखे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, मिट्टी, ये याद रखेगा, मिट्टी। सभी लोग अपना पहले इंडेक्स बना चुके हैं ना, किन किन टॉपिक पे बात करना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा मिट्टी। चलिए आगे अब हेडिंग बनाएंगे ग्रह, आगे हेडिंग बनाएंगे ग्रह। चलिए चौथे टॉपिक में हम लोग चल रहे हैं। जैसे हमने देखा सुशासन दिवस, स्थिति विस्तार, मिट्टी, और चौथा है ग्रह, प्लैनेट। देखेंगे कुल कितने ग्रह हैं, 8। इनमें सबसे पहला कौन है, बुध, ठीक है। उसके बाद शुक्र, ठीक है। इसके बाद उसके बाद फिर आज कौन दिन है जी, देखिए मैक्सिमम बार जो पढ़ाते हैं हम ग्रह वो बुधवार से ही पढ़ाते हैं, और ये संयोग कहिए या जो कहिए, अब क्यों है देख लीजिएगा। इसके बाद शनि, यूरेनस और नेपच्यून, क्लियर हुआ। देखेंगे सूर्य से नजदीक अल्टरनेट याद कीजिए, बुध का अल्टरनेट शुक्र, शुक्र का अल्टरनेट पृथ्वी, यानी रवि जो बोलते हैं, रविवार को जल्दी जगह कीजिए, नहीं तो सूर्य भगवान आ जाएंगे ऊपर में तो सिर में तो दर्द होगा ही। उसके बाद मंगल, मंगल का अल्टरनेट
बृहस्पति, बृहस्पति का अल्टरनेट, और यूरेनस। और सबसे नजदीक ग्रह कौन? सबसे नजदीक ग्रह कौन? नजदीक होने के बावजूद भी ये गर्म नहीं है। उसके बाद कौन है? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह, गर्म ग्रह बोलेंगे, गर्म ग्रह बोलेंगे, चमकीला ग्रह बोलेंगे, शाम का तारा बोलेंगे, भोर का तारा बोलेंगे, शाम का तारा, भोर का तारा। लेकिन बुध और शुक्र के बीच एक समानता पाई जाती है, ये याद रखिएगा। बुध और शुक्र के बीच एक समानता पाई जाती है, वह है इन दोनों ग्रहों के पास कोई भी सैटेलाइट यानी मून यानी उपग्रह नहीं है, ये याद रखिएगा। यानी इन दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कोई भी उपग्रह इन दोनों के पास नहीं है। किन दोनों के पास? कोई भी उपग्रह नहीं है। यानी सैटेलाइट बोलिए, मून बोलिए, उपग्रह बोलिए, जो बोलना है बोलिए, लेकिन याद रखिए, ठीक है, कि बुध और शुक्र के पास कोई भी सैटेलाइट, कोई भी मून या कोई भी उपग्रह नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे हम देख रहे हैं पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में कहा जाता है कि इसको हम लोग नीला ग्रह बोलते हैं। नीला ग्रह कारण क्या है? नीला ग्रह कारण क्या है? पानी की अधिकता के कारण। लेकिन कभी कभी इसको हरा ग्रह भी कहीं कहीं आप देखिएगा, तो हरा ग्रह कहने का कारण क्या है? पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी। जैसे एक वन रिपोर्ट अभी आया, प्रत्येक 2 साल पे वन रिपोर्ट आता है, उसको हम अलग से पढ़ाएंगे। ये 18वां वन रिपोर्ट भारत सरकार के द्वारा पेश किया गया है। तो कितना है, क्या है भारत का, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो पृथ्वी अगर हरी भरी रहेगी तभी कुछ हो सकता है। तो हमारे यहाँ पारिस्थितिकी के लिहाज से, ठीक है, हम लोग कहाँ पीछे हैं कहाँ आगे हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे, या बैलेंस में है। लेकिन पहले हमने यहाँ देखा कि नीला ग्रह समुद्र के कारण, और इसको हरा ग्रह के रूप में देखते हैं पारिस्थितिकी के कारण, यानी इकोसिस्टम के कारण, जो सबसे पहले 1935 में टेंसले के द्वारा इकोसिस्टम को लाया गया था। ठीक है, 1935 में इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र, परितंत्र के लिए जो प्रयास किए गए थे 1935 में, वो सबसे पहले प्रयास किया गया था टेंसले के द्वारा। किसके द्वारा? टेंसले के द्वारा। चलिए उसके बाद अब देखेंगे, पृथ्वी के पास एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। क्या नाम है? चंद्रमा। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्या नाम है? चंद्रमा। इसके बाद मंगल के बारे में कहा जाता है, तो मंगल को हम लोग लाल ग्रह भी बोलते हैं, और लाल ग्रह कहने का कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड, यानी आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल को हम लोग लाल ग्रह के रूप में जानते हैं, ये याद रखिएगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस, फोबोस और डीमोस। डी का मतलब ही होता है बच्चा कमी, डी का मतलब होता है कम, ये याद रखिएगा। डी यानी जैसे डिवैल्यूएशन आप याद रखते हैं, डीमोनेटाइजेशन याद रखते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन याद रखते हैं, डिफॉरेस्टेशन याद रखते हैं, उसी तरह आप यहाँ पे डिमोस भी याद रखिए। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसके पास है, किसके पास है, तो मंगल के पास है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो वो है डिमोस। मंगल के पास कितने उपग्रह हैं? तो 2 हैं, फोबोस और डिमोस। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहां तक? आगे देखेंगे, बृहस्पति नाम भी बड़ा है तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह भी है। ये सबसे बड़ा भारी, सबसे भारी ये उपग्रह है, सॉरी ग्रह है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह अगर देखेंगे तो ज्ञानीमीड, ज्ञानीमीड। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, सबसे बड़ा नाम है तो सबसे बड़ा इनका काम है, सबसे बड़ा नाम है तो सबसे बड़ा काम क्या है भाई?
कि इनके पास सबसे बड़ा उपग्रह है, वो भी नाम में ही बड़ा है, ज्ञानीमीड। वो भी नाम में ही बड़ा है, वो है ज्ञानीमीड। इसको पीला उपग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो शनि के बारे में क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा, वो लिख लीजिए कि बृहस्पति के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं। इसके चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं। उसी तरह यूरेनस के बारे में लिखिए, यूरेनस के बारे में लिखिए कि यूरेनस की खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया था। यूरेनस की खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया था। अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अधिक अक्षीय झुकाव के कारण, अधिक अक्षीय यानी ऑर्बिट पे अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में सूर्य की चारों ओर परिभ्रमण करता है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है। यूरेनस पर सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। यूरेनस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में तथा सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। इसके चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं। इसके चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं। लंबा वीडियो होगा, आप लोग प्रयास करेंगे कि इसको जो अपलोड करेंगे एकदम आराम से देखिएगा। टाइटेनियम इसका प्रमुख उपग्रह है। टाइटेनियम इसका प्रमुख उपग्रह है। अच्छा, टाइटन किसका है अभी बोले? शनि का। टाइटेनियम किसका है? यूरेनस का। नेक्स्ट, नेपच्यून। नेपच्यून की खोज 1846 ईस्वी में नेपच्यून की खोज 1846 में जोहान गाले के द्वारा किया गया था। जोहान गाले। यह हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल का मीथेन का बादल पाया जाता है। इसके चारों ओर अति शीतल का मीथेन का बादल पाया जाता है। चलिए देखेंगे। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन ग्रहों के पास रिंग है, किन ग्रहों के पास रिंग है, तो बृहस्पति और क्या बोले? शनि और क्या बोले? यूरेनस। हो गया, क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन बना कि नहीं बना? अब देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाएगा किन ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं, अल्टरनेट देखिए, अल्टरनेट देखिए, बुध और शुक्र। किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है? अल्टरनेट देखिए, अल्टरनेट देखिए,
क्या हमने बोला? ये क्या अल्टरनेट है? अरे क्या बोर्ड पे नजर नहीं आ रहा है? क्या है? बोलने नहीं आता है आप लोग को, बोलिए। मंगल और बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, याद रखिएगा। किन दोनों क्वेश्चन हो गया ना, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच अगर देखेंगे तो कौन सा ग्रह? क्षुद्र ग्रह। किन ग्रहों के पास रिंग है यानी वलय है? बृहस्पति, शनि और यूरेनस। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन हुआ? सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन हुआ? सूर्य से सबसे दूर का दूसरा ग्रह कौन हुआ? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? सबसे नजदीक कौन है? लेकिन ये गर्म नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? ठीक है, कोई दिक्कत? सबसे गर्म, चमकीला, ठीक है, भोर का तारा, शाम का तारा, इसको कहा जाता है। आपको कमेंट्स करना है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं।